हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने प्रोबेबिलिटी के 9 पार्ट्स हम कर चुके हैं। उनमें हमने आपको दिए थे क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने थे। आई होप आप पहले उन्हें ही ट्राई करेंगे, उसके बाद ही जो अब हम उन पार्ट्स के क्या हैं सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, आप उनसे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। बट I will suggest you firstly do it yourself and then follow my solutions. So हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना प्रोबेबिलिटी का, मेड इजी सीरीज़ जो आपने, उसका था फर्स्ट पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। हमने क्या किया, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, यानी कि 2 डाइस को थ्रो किया। इफ़ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन दैम आर डिफरेंट, ठीक है, अगर गिवन है ये चीज़ कि अगर उन पर जो 2 नंबर आए हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि सम ऑफ नंबर हो 6 या फिर सम ऑफ नंबर, दूसरा पार्ट है सम ऑफ नंबर क्या हो, 4 और लेस हो। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं भाई, पॉसिबल केसेस लिख लेते हैं जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इसके पॉसिबल केसेस लिखेंगे। भाई हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे भी 1, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर 1 3, ठीक है, 1 4। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए हैं पहले। जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। आपको हम एक बार रिमाइंड करा दें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर होता क्या था, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे, जनरली 2 इवेंट्स होते हैं। उसमें से क्या होता है, एक इवेंट तो गिवन होता है। अगर इवेंट गिवन है तो मतलब एक टाइप से हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और दूसरे के हमसे पूछे जाते हैं। तो वही यहाँ पर केस है। यहाँ पर क्या इन्होंने ये गिवन दिया हुआ है कि 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन दैम आर डिफरेंट, और तब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक बार इसकी, फिर एक बार ये गिवन है तो इसके निकालनी है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट हम क्या करते हैं भाई, इवेंट मान लेते हैं, लेट A be the event that number 2 numbers, यही लाइन यूँ की यूँ, 2 numbers appearing on the pair of dice आर डिफरेंट, ठीक है भाई। जो गिवन इवेंट था ना उसको हमने ए मान लिया है। देखो इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही, ये तो ए यूं का यूं ही रहेगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट लिखकर क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो चीज़ हमसे पूछी है, क्या पूछा है कि सम ऑफ नंबर क्या हो 4, नहीं, सम ऑफ नंबर्स क्या हो 6 हो। फर्स्ट पार्ट तो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मान लेते हैं, लेट बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स इज 6, सम ऑफ नंबर्स इज 6, ठीक है। बी इवेंट हमने मान लिया कि सम ऑफ नंबर्स क्या है भाई, 6 है, ठीक है। तो ये गिवन है, तब हमें इस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फाइंड आउट बी करना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे यही आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हमें ये और ये चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास भाई हमें पता हो ए क्या है बी क्या है, तब हम क्या कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो पहले देखो ए क्या है, टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द पेयर ऑफ डाइस आर डिफरेंट। तो ए के अंदर भाई कौन से आएंगे, लाइक हम देखें तो ये जो सारा है ना, ये नंबर्स और ये वाले जितना भी हमने ग्रीन के अंदर कवर कर लिया है ना, ये जो ग्रीन के अंदर इंक्लूड है, वो सारे क्या हैं भाई, अपेयरिंग ऑन द डाइस, नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस डिफरेंट वाले केस में आते हैं। ठीक है, ये वाले क्या है भाई, सेम है इनमें तो दोनों, लेकिन ए इवेंट क्या है भाई, नंबर अपेयरिंग ऑन द पेयर ऑफ डाइस आर डिफरेंट। तो ए के अंदर आता है ये। अब देखो बी के अंदर क्या आता है, सम ऑफ नंबर्स इज 6। अब बी के अंदर वो आएगा जब क्या है, सम ऑफ नंबर 6 है। ग्रीन शो कर रहा है किसको, ए को, और अब हम यूज़ कर रहे हैं भाई ब्लू, ब्लू शो करेगा बी को। तो बी क्या है, सम ऑफ नंबर 6 हो। अब देखो किन का सम 6 है, नंबर्स का सम 6 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, 5 और 1, 4 और 2, ये जो पूरी अपनी लाइन है इसमें ये, ठीक है, ये आते हैं अपने बी के अंदर। तो अब हमें चाहिए क्या है, देखो अब हम इजीली बता सकते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, नीचे आएंगे अपने टोटल केस, और ए का मतलब था नंबर्स अपेयरिंग ऑन द पेयर ऑफ डाइस आर डिफरेंट। तो इसके फेवर में कितने केस हैं, टोटल केस नीचे आने वो तो हैं भाई 36, और जो ए के फेवर में आ रहे हैं, ए के फेवर में क्या आ रहा है भाई, जो नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि ये ग्रीन पोर्शन वाले केसेस को काउंट कर लो। तो ये कितने होंगे, टोटल 36 थे, उसमें से अगर ये वाले लाइन के 6 केस माइनस कर दे तो कितना बच गया, 30। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में किसके इक्वल होगी, 30/36। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, यानी कि ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, देखो हमने ए ग्रीन से दिखाया हुआ है, जो ब्लू से है ये क्या है, बी है। तो अब ऐसा केस बता दो, ऐसे केस कितने हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो देखो ये एंड दिस, ये 4 केसेस क्या हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो इसलिए ये क्या है, इंटरसेक्शन के फेवर में कितने हैं, 4 केसेस, नीचे तो टोटल ही आना है। बस हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, जो कि क्या थी इनका डिवीज़न, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/36, नीचे आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 30/36, 36 से 36 कैंसिल, 4/30 आएगा जो कि हो जाएगा भाई 2/15। ठीक है, तो ये तो था अपना फर्स्ट पार्ट। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट हमारा क्या था भाई, सेकंड पार्ट था ऑफ नंबर्स इज 4 और लेस। तो हम मान लेते हैं लेट सी बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स on the pair of dice is 4 और लेस। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, देखो सी पूछा हुआ है जहाँ पर ए उन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए, जो कि होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है जो कि हम
जो इससे पहले पार्ट किया उसमें निकाल चुके हैं, 30/36 आया था। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तब निकलेगा, ए हमारे पास ऑलरेडी मार्क है इसके अंदर, ग्रीन से हमने ए को मार्क कर रखा है। अब हमें पता करना है इसी के अंदर सी कौन सा पोर्शन है। तो सी के अंदर आते हैं भाई जहाँ पर सम ऑफ नंबर या तो 4 हो या फिर उससे कम ही हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम मार्क करने जाएं, ठीक है, 4 और लेस, अगर हम मार्क करने जाएं 4 और लेस तो कौन आता है उसके अंदर? देखो उसके अंदर भाई ये पोर्शन आ जाएगा। अब ये ब्लू पोर्शन जो है ये दिखाता है सी को, ठीक है। सी के अंदर आता है ये वाला पोर्शन। तो अब देखना है इंटरसेक्शन सी। नीचे तो टोटल केस ही आने वो तो 36 थे। अब इसके फेवर में जो आते हैं यानी कि इनके इंटरसेक्शन में कितने केस हैं। ए था ग्रीन, ग्रीन वाला ए है और ब्लू वाला है सी। तो ऐसे केसेस कितने हैं जो दोनों में आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ही केस हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं। तो इसलिए ये भी 4/36 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी यानी कि 4/36/30/36, तो ये आ जाएगी 2/15, ठीक है। तो हमने अपने पार्ट 1 के अंदर जो क्वेश्चन फॉर यू दिया था उसका सोल्यूशन कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स अपना पार्ट 2 जो था वो था विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। रिप्लेस नहीं किया गया, लाइक हमने एक बॉक्स के अंदर से बॉल निकालने हैं, लाइक उसमें रेड ब्लू बॉल्स हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे केसेस होंगे लाइक हमने रेड निकाल ली बट उसको रिप्लेस किए बिना नेक्स्ट बॉल ब्लू निकालने, प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका हमारा जो एग्जाम्पल हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था वो था एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न के अंदर क्या है? 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स हैं। सॉल्यूशन क्या है? 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ सेट ऑफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 2 टाइम्स सक्सेसिवली। हमने क्या किया? 2 बार क्या किया है? 3 बॉल्स का सेट निकाला। मान लो पहले हमने 3 बॉल निकाली कोई भी, फिर एक बार और ऐसे ही 3 बॉल निकाल ली, सच दैट द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड रो। इस तरह से कि हमने वो बॉल्स सेकेंड रो से पहले जो फर्स्ट ड्रॉ के अंदर जो बॉल्स निकाले थे उनको वापस नहीं रखा है सेकेंड रो से पहले। यानी कि क्वेश्चन हो गया भाई डिपेंडेंट इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 वाइट बॉल एंड सेकेंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट ड्रॉ था उसमें तो क्या मिले हैं 3 वाइट बॉल्स और जो सेकेंड ड्रॉ था उसमें मिले हैं हमें 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे भाई? इवेंट्स मानेंगे। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉ gives 3 white balls. Let B be the event that second row gives 3 black balls, ठीक है।
इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा किसका है भाई, ये क्वेश्चन है अपना डिपेंडेंट इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इन्होंने कहा है ना इसकी एंड इसकी, और इस इवेंट को ये माना है हमने, एंड के बाद जो ये सेकंड रो में 3 ब्लैक बोले इसको भी माना है। तो दिस इवेंट एंड दिस इवेंट, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये क्या है डिपेंडेंट इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इवेंट पहले हुआ है वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वही रहती है, बट जो सेकंड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मतलब वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगी, क्योंकि हमने बोल्स रिप्लेस नहीं किए हैं। मतलब जब बी इवेंट हो रहा है ना तब ए इवेंट ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ए इवेंट पहले ही हो चुका है। जब हमने नेक्स्ट 3 बॉल्स निकाली थी तो उससे पहले हमने जो 3 बॉल्स हैं वो पहले ही कम हो चुके हैं, 3 बॉल्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो जैसे कि आपने पार्ट अगर देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो उसके अंदर फर्स्ट इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी यही रहती है, बट सेकंड इवेंट्स या फिर आगे जितने भी इवेंट्स होते हैं ना वो पिछले जितने भी इवेंट्स हैं ना उन पे डिपेंड करने वाले हैं वो, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर एक और इवेंट होता और अगर सिचुएशन यही रहती कि रिप्लेस नहीं किया उसके अंदर भी, भाई अगर हम मान लो आगे भी बॉल्स निकालते और इनको हम रिप्लेस भी ना करते तो एक सी इवेंट और आता, तो हम निकालते उसकी प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे होती ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए भी हो जाती। भाई सी जब हमने इवेंट परफॉर्म किया है ना उससे पहले ए और बी हो चुके हैं, और वो उस पर इफेक्ट इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने वो रिप्लेस नहीं किया। अगर मान लो हम 3 ब्लैक बॉल्स निकालने से पहले अगर ये 3 वाइट बॉल्स रख देते तो फिर बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था, जैसे सिचुएशन ए के लिए थी वैसी बी के लिए हो जाती। बट क्योंकि जब हमने बी इवेंट परफॉर्म किया ऑलरेडी हम 3 वाइट बॉल्स निकाल चुके हैं और वो हमने रिप्लेस नहीं की, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है चेंज आया। तो जस्ट हमें निकालना है भाई ये, तो इसके लिए हमें एक तो ये पता होना चाहिए और एक ये। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या कहता है कि फर्स्ट ड्रॉ के अंदर 3 वाइट बॉल्स निकालने हैं। 3 वाइट बॉल्स फेवर में क्या है अपना कि हमें 3 वाइट बॉल्स निकालने हैं। हमारे पास क्या है उनके अंदर 5 वाइट है और 8 ब्लैक, तो 5 वाइट में से 3 वाइट निकालने हैं, ये चीज़ हो गई फेवर में, ठीक है। नीचे तो क्या आएगा, टोटल कितने हैं 8 और 5 13, तो टोटल तो भाई 13 में से 3 निकाल ली, ठीक है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को भाई सॉल्व करेंगे इन कॉम्बिनेशंस को तो आपको आंसर मिलेगा 10/13। अब ऐसे ही निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या तो हम देखो ये कर सकते हैं लाइक हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना ये वाला, या तो आप ये लगा लो, या फिर इसको सॉल्व करने का ना डायरेक्ट तरीका भी होता है। अगर मतलब आपको इसका मीनिंग क्लियर है ना तो आपको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग लगा सकते हैं। लाइक ये पूछ रहे हैं कि ए इवेंट पहले ही हो चुका है तब बी बताओ, बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमने 3 वाइट बॉल निकाल लिए हैं, तो अब अर्न की एक बार सिचुएशन देखो क्या होगी। जब उसमें से 3 वाइट बॉल निकल चुके हैं, कितनी थी 5 वाइट थी, तो अब 3 वाइट निकलने के बाद 2 वाइट रह चुके हैं और ब्लैक तो उतने ही रहेंगे क्योंकि वो नहीं निकाले हैं। तो अब अर्न की सिचुएशन ये है, तो अब इसमें से वो बोल रहे हैं हमें बी इवेंट की, बी इवेंट क्या है 3 ब्लैक बॉल्स हमें निकालने हैं, ठीक है। जब हम ऑलरेडी उसमें से बी गिवन ए
यानी कि जब ऑलरेडी ए हो चुका है, यानी कि 3 वाइट बॉल्स जब निकल चुके हैं, यानी कि अब इसमें से हमने क्या किया है, हमने क्या किया भाई, 3 ब्लैक बॉल्स निकाले हैं। ठीक है, मतलब ये तो था एक फॉर्मूला, हम इससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट, मतलब हमें ये तरीका भी आना चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। बी गिवन है, यानी कि जब ए हो चुका है, इसका मतलब अर्न की सिचुएशन अब ये है, अब इसमें से बी निकाला है, बी मतलब सेकेंड रो के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स, अब इसमें से ब्लैक बॉल्स निकालने हैं, तो ब्लैक बॉल्स हैं 8 में से 3 निकाल ली, टोटल हैं 8 और 2 10 में से 3 निकाल ली। ठीक है, तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं भाई, इस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है भाई 56/120, जिसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 28 और ये, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा 28/60, और जो कि फर्दर कैंसिल आउट करे तो बच जाता है 7/15। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है का, बट फाइनल आंसर तो ए इंटरसेक्शन भी है, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई है। हमारे पास ये भी आ चुका है, इन दोनों के हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको देखो ये मेथड समझ नहीं आता है, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, देखो बहुत ही इजी है, मतलब इसको निकालने के बजाय ये मेथड ज़्यादा इजी होता है अगर आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं। बी गिवन ए का मतलब ए पहले ही हो चुका है, यानी कि अब अर्न की सिचुएशन रह गई है, अब बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यानी कि अब जब ये सिचुएशन है तब हमने 3 ब्लैक बॉल्स निकाल लिए। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, जस्ट इन दोनों के मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ क्या हो जाता है, 10/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, जो कि है 7/15। ठीक है, इन दोनों के हमने क्या कर दी भाई, मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप इनको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हो जाता है भाई 7 2 जा 14/13, 3 जा 39। ये कहीं आगे कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन फॉर यू जो था उसका सॉल्यूशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, पार्ट 3, वो था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। लाइक 2 इवेंट्स, जनरली हमको 2 इवेंट्स मिलेंगे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो उस केस में ए एंड बी, अगर वो 2 इवेंट्स हैं, तो ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी होती थी, यानी कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होते थे, वो होते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से होते थे। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं जो हमने आपको दिया था करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन इज़ 3/7। स्टूडेंट ए पास कर दे एग्जामिनेशन को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। स्टूडेंट बी पास कर दे एग्जामिनेशन को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7। एज्यूमिंग द 2 इवेंट्स, जो ये 2 इवेंट्स हैं कि ए पास कर रहा है एग्ज़ाम या बी पास कर रहा है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन्होंने खुद ही दे दिया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओनली वन ऑफ देम पास करे, कि दोनों में से केवल एक ही पास कर रहा है एग्जामिनेशन को। ठीक है, लेट ई कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी तो इसमें यूज़ ही कर लिया है,
तो इसलिए लेट ए बी द इवेंट दैट ए passes the examination ठीक है। therefore probability of E क्या होगी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए पास कर दे एग्जामिनेशन को, दिया हुआ है 3/7। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल ले या ई बार, जिसको हम क्या कहते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए पास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि ओनली एक ही पास करेगा, या तो ए या बी, तो इसलिए हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 3/7, तो इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाता है 4/7। अब हम मान लेते हैं नेक्स्ट इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट that B passes the examination ठीक है। तो अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, भाई बी पास करा एग्ज़ाम, गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7, तो ये हो गया 5/7। ऐसे इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार निकालेंगे, भाई बी पास ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो पास कर दे, तो 1 माइनस 5/7 ये हो जाता है 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार भी आ गया ठीक है। अब जो हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ओनली वन ऑफ में से केवल एक ही पास कर रहा है एग्जामिनेशन को ठीक है। तो इसमें ना 2 केसेस बनने वाले हैं ठीक है, और जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है, फिर केसेस अगर बनेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उन केसेस का सम हो जाएगी ठीक है। 2 केस इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने बोला ओनली वन ऑफ देम पास, तो केस 1 हम मान लेते हैं कि जो ए है, ए तो पास करे और बी पास ना करे, बी डिडंट पास, क्योंकि उन्होंने बोला ओनली 1 पास का निकालना है। तो पहले केस ये हो सकता है कि ए पास कर दे और बी ना करे, दूसरा केस क्या हो जाएगा, भाई बी पास कर दे, हो सकता है ए पास ना करे ठीक है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि ए तो पास कर रहा है और बी पास नहीं कर रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ बार, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ए पास कर दे एंड बी पास ना करे, ए पास कर दे यानी कि इवेंट ए, ई इवेंट ई, एंड आया था बीच में वो हो गया इंटरसेक्शन, और बी पास ना करे यानी कि एफ बार इवेंट ठीक है। तो इसलिए ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार जो हो जाएगी डायरेक्ट इन्हीं दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार है अपने 2/7, तो ये कितना हो जाता है भाई 3 2 6/7 7 49। अब देखते हैं केस 2। केस 2 हमारा क्या होता है, भाई हो सकता है ए पास ना करे, ए डिडंट पास, लेकिन बी पास कर जाएगा इस बार ठीक है। तो यानी कि इस बार क्या है अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ए तो पास नहीं कर रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एंड इंटरसेक्शन बी पास कर रहा है, यानी कि इवेंट एफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, भाई ए पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बी पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्होंने ऊपर ही हमको दिया हुआ था कि वो इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो हमारे पास ई बार भी है। कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार? 4/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी हमारे पास है, ये कितना है? 5/7। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7 7 ज़ा 49। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वन ऑफ देम पास, वो क्या हो जाती है? इन दोनों केसेस का क्या हो जाते हैं? वो सम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं भाई इन दोनों केसेस का सम। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट नहीं, ओनली वन ऑफ देम passes the examination, तो वो क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ, दोनों केसेस का हमने सम कर दिया। तो ये कितना आएगा? 6/49 प्लस 20/49, दैट इज़ 26/49। तो ये थी हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि ओनली वन ऑफ देम पास करे एग्जामिनेशन को। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन फॉर यू का सॉल्यूशन। सो अब हम देखते हैं पार्ट 4 में जो क्वेश्चन फॉर यू है उसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन क्या है देखो। पार्ट 4 था टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होते थे? मेनली हम क्या हैं, दो काम आइडेंटिफाई करते थे, 2 वर्क्स को आइडेंटिफाई करते थे। फर्स्ट वर्क जो होता था उससे 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स बनते थे, उनको हम E1 E2 E3 ऐसे बोल देते थे। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड सो ऑन। सेकंड वर्क होता था जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है उसको हम क्या मान लेते थे? वही अपना सेकंड वर्क है, मतलब उसको सेकंड वर्क के रिगार्डिंग ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी उसको हम इवेंट ए बोल देते थे। ठीक है, जो फाइनली हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो उस सेकंड वर्क की ही पूछी जाएगी और उसको हम नाम दे देते हैं इवेंट ए। यानी कि फाइनली हमें निकालने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होती है। ठीक है, तो वही हम निकालेंगे। यहाँ पे सेकंड वॉक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन अ बोल्ट फैक्ट्री। एक बोल्ट फैक्ट्री है, मशीन ए बी सी 3 मशीन्स हैं जो कि बोल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। कितना 25% मशीन है, मशीन बी 35% एंड मशीन सी 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। भाई फैक्ट्री में जितने भी बोल्ट्स बनते हैं उनका 25% बोल्ट मशीन ए से बनता है, 35% बी से और 40% सी से। ऑफ देयर आउटपुट, अब जो उनकी मतलब फैक्ट्री की टोटल आउटपुट है उसमें से इतने परसेंट बोल्ट डिफेक्टिव मिलते हैं। मीन्स अगर मशीन ए ने वो बोल्ट बनाया ना तो 5% डिफेक्टिव मिलते हैं। ठीक है, और मशीन बी जितने बोल्ट्स बनाती है उसका 4% डिफेक्टिव है, और मशीन सी जितने बनाती है उसका 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स हमें मिलता है मशीन सी के बनाए हुए बोल्ट्स में से। अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट में से कोई भी रैंडमली एक बोल्ट निकाल लिया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो बोल्ट निकाला है वो क्या हो, डिफेक्टिव हो, बोल्ट ड्रॉन इज़ डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो दो जो वर्क हमें आइडेंटिफाई करने हैं तो उनमें से देखो फर्स्ट वर्क तो क्या हो गया, हमने बोल्ट्स में से एक बोल्ट निकाला, और सेकंड वर्क हो गया कि वो बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव मिला है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो फर्स्ट वर्क इज़ दैट बोल्ट इज़ ड्रॉन। ठीक है, बोल्ट इज़ ड्रॉन, तो इससे इवेंट्स क्रिएट होते हैं। अब बोल्ट निकाला है हमने कोई भी रैंडमली, तो इवेंट
E1 जो बनेगा इसको हम मान लेते हैं इवेंट दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। ठीक है भाई, जो हमने बोल्ट निकाला अब उससे 3 इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बोल्ट मशीन ए का हो, मशीन बी का हो और मशीन सी का हो। ठीक है, तो इवेंट फर्स्ट हो गया अपना मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। E2 हम मान लेते हैं इवेंट दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। और यहाँ पर एक और इवेंट अपना होगा, क्योंकि 3 अपने पास मशीन्स हैं तो वो किसी का भी हो सकता है। इवेंट दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है, ये 3 इवेंट्स क्या हैं, पॉसिबल हैं। अब हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो बोल्ट निकाला, अब उससे 3 इवेंट्स अराइज होते हैं कि हो सकता है वो बोल्ट मशीन ए ने बनाया था, बी ने बनाया था, सी ने बनाया था मशीन ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है भाई, मैन्युफैक्चर हुआ है बोल्ट मशीन ए से, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन्होंने गिवन ही किया हुआ है कि ए मशीन कितने मैन्युफैक्चर करते हैं, 25%। तो क्या हम 25% को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 25/100। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितने मैन्युफैक्चर करती है, 35% बी मशीन, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हो जाते हैं 35/100, या फिर हम इनको 0.25 0.35 भी ले सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाते हैं भाई, इन्होंने दिया हुआ है कितना है, जो मशीन से इसे मैन्युफैक्चर्ड बोल्ट हैं कितने हैं, 40% है, तो इसलिए ये हो जाता है 40/100। अब पहले काम से तो ये इवेंट्स ही बनने थे, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इस काम से हमारा काम पूरा। ठीक है, अब सेकंड वर्क जो होता है, ठीक है, वो होता है अपना यहाँ पर क्या भाई, आगे उसने क्या किया, पहले बोल्ट निकाला है, अब सेकंड है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव मिला है। तो सेकंड जो काम हुआ है वो यही हुआ है कि जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव मिला है, इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड वर्क के रिगार्डिंग ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम मानते हैं इवेंट ए, इसीलिए लेट ए बी द इवेंट दैट बोल्ट ड्रोन इज डिफेक्टिव। ठीक है, वो क्या मिला है, डिफेक्टिव मिला है। तो अब हम क्या निकालते हैं इसके, अब क्या निकाले जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन A1, क्योंकि भाई वो डिफेक्टिव मिला है, बट हो सकता है ए गिवन A1 का क्या मतलब है, E1 मतलब मशीन और ए मतलब बोल्ट डिफेक्टिव है, यानी कि मशीन ए का बोल्ट डिफेक्टिव हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है भाई, 5%। मशीन ए ने मैन्युफैक्चर किया बोल्ट और वो हो डिफेक्टिव, उसके बनाए हुए बोल्ट्स में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 ऐसे ही क्या हो जाती है भाई, E2 का मतलब है मशीन बी से बना है बोल्ट और ए का मतलब वो डिफेक्टिव है, यानी कि मशीन बी ने बोल्ट बनाया है और वो डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी गिवन है 4%, यानी कि 4/100 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 क्या हो जाता है भाई, मशीन सी ने बोल्ट बनाया है और ए का मतलब वो डिफेक्टिव है, तो मशीन सी का बोल्ट डिफेक्टिव हो 2%,
यानी कि 2/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना तो क्या ही है कि बोल्ट ड्रॉ किया और वो डिफेक्टिव मिला है। ठीक है, ड्रोन बोल्ट इज डिफेक्टिव, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी कि हमने बोल्ट निकाला है, ड्रोन बोल्ट क्या आया, डिफेक्टिव आया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो हमारा पार्ट 5 था। ठीक है, वो किसके बारे में था भाई, बेस थ्योरम पर बेस्ड था। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में बस थोड़ा सा फर्क है, चीज़ इसमें भी वही है, वही दो काम होंगे, पहले से E1 E2 E3 बन जाएंगे और जितने भी इवेंट्स हैं, फिर एक सेकंड वर्क होता है। ठीक है, सेकंड वर्क होता है कुछ, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम लास्ट में जाकर डिफर कर जाती हैं। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें तो हमें पूछी जाएगी प्रोबेबिलिटी सेकंड वर्क के ही रिगार्डिंग। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, जो फाइनली वो प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ना वो उसको फर्स्ट वर्क से रिलेट करेंगे बजाय कि सेकंड वर्क से। सेकंड वर्क को छोड़ के वो वापस से फर्स्ट वर्क पर जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है। तब बेस थ्योरम हमें दिमाग में तभी क्लिक करना चाहिए अगर वो फाइनली प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहे हैं उसका रिलेशन अगर हमारे फर्स्ट वर्क से हो जाता है तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से हमारा क्या है, एक कार्ड गुम हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। ठीक है, एक कार्ड लॉस्ट हो गया है। अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं ना उनमें से हमने 2 कार्ड्स निकाले और वो डायमंड मिले हैं, ये दे दिया है। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ डायमंड। तो देखो पहला काम जो था ना वो तो यही था कि कार्ड लॉस्ट हो गया, फर्स्ट वर्क तो यही है। फर्स्ट वर्क जो हमारा हुआ वो तो क्या हुआ, कार्ड लॉस्ट। अब इससे इवेंट्स क्या जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि फोकस इनका किस पे है, डायमंड पे है। इनसे इन्होंने हमसे फाइनली यही पूछा है कि मिसिंग कार्ड बताओ कि वो डायमंड मिस हुआ था। ठीक है, तो इससे 2 इवेंट्स जनरेट होते हैं भाई। हो सकता है एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, हो सकता है वो डायमंड हो। इवेंट दैट अ डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, एंड हो सकता है कि वो डायमंड कार्ड ना हो। इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड या इज नॉट ऑफ डायमंड, कि भाई हो सकता है वो डायमंड का एक कार्ड गुम हुआ हो सकता है वो कार्ड डायमंड का ना हो। जो कार्ड हमारा पहला काम है वो कार्ड गुम होना है, तो हो सकता है वो डायमंड हो सकता है वो ना हो। ठीक है, क्योंकि इनका मेन फोकस इसी चीज़ पर है कि भाई वो हमने क्या किया, पहले कार्ड गुम किया है, उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाले हैं, हमने वो रिप्लेस नहीं किया है। पहले एक कार्ड गुम हो गया, बचे कितने कार्ड्स, 51। अब उन 51 में से क्या किए, 2 कार्ड निकाले और इन्होंने दे दिया है, क्या दे दिया है कि वो डायमंड्स हैं, वो 2 कार्ड डायमंड्स हैं। प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो मिस हुआ कार्ड था, ये जो कार्ड प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड गुम हुआ था ना वो डायमंड गुम हुआ था, तो क्या ये फिर से फर्स्ट वर्क पे नहीं चले गए हैं कि भाई जो कार्ड लॉस्ट हुआ था ये तो फर्स्ट वर्क है। यानी कि फाइनली जो प्रोबेबिलिटी पूछे उसका रिलेशन फर्स्ट वर्क से है, तो इसलिए बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सेकंड वर्क इसमें हमारा क्या था, सेकंड वर्क से पहले हमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना होगा। भाई कार्ड चाहे गुम हो, ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से डायमंड होते हैं भाई 13।
ठीक है, तो 13/52 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो डायमंड नहीं है। भाई टोटल कार्ड्स 52 होते हैं और डायमंड नहीं है, यानी कि कितने कार्ड्स बचे हुए हैं फिर 39। भाई डायमंड नहीं होना चाहिए, तो मतलब डायमंड्स निकाल दो फेवर में, वो आ जाएंगे। अब फर्स्ट वर्क से हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये वाला जो इस फर्स्ट वर्क से हमें काम लेना है अभी, ठीक है। हालांकि इसका काम बाद में भी यहाँ पर आने वाला है। अब सेकंड वर्क हमारा यहाँ पर क्या है कि हमने 2 डायमंड कार्ड्स निकाले। इन्होंने बोल दिया कि 2 कार्ड्स ड्रॉ किए और वो डायमंड है, यानी कि 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन। 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। और इसको हमने मान लिया है ए इवेंट, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो अब उससे अराइज होते हैं भाई, अब निकालना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। भाई अब 2 डायमंड कार्ड्स हमने निकाले हैं, ठीक है। 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन। ए गिवन इवन का क्या मतलब है? इवन गिवन है, यानी कि इवन हो चुका है, यानी कि इवन का मतलब है डायमंड कार्ड लॉस्ट हो गया। भाई एक डायमंड कार्ड हम पहले खो चुके हैं, उसके बाद हमने 2 डायमंड कार्ड्स निकाले हैं। एक डायमंड पहले ही गुम हो चुका है। कितने रह गए डायमंड कार्ड्स? 13 होते थे, उसमें से एक हम पहले ही खो चुके हैं, क्योंकि इवन हो चुका है। एक गिवन इवन का क्या मतलब है? जब इवन हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। तो इवन हो चुका है, यानी कि एक डायमंड कार्ड हम पहले ही खो चुके हैं। टोटल डायमंड कार्ड्स होते हैं 13, उसमें से हमने एक खो दिया, तो बच गए कितने? 12। अब उन 12 में से हमने क्या किया है? 2 डायमंड कार्ड्स निकाले हैं, तो इसलिए फेवर में हो गया 12C2। अब टोटल केस क्या होगा भाई? टोटल तो ओवरऑल कार्ड्स अब बचे कितने हुए हैं, क्योंकि इवन तो हो चुका है, यानी कि एक कार्ड तो गुम हो चुका है। बचे हुए कार्ड्स हो गए 51। अब उन 51 में से क्या निकाले हमने? 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है भाई 132/2550। आप ये सॉल्व कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 निकालना। अब E2 हो चुका है, यानी कि हमने जो कार्ड गुम किया है वो डायमंड नहीं है। मतलब एक कार्ड गुम तो हमने किया है, बट वो जो गुम किया कार्ड है ना, वो डायमंड नहीं था। तो अब 2 डायमंड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। जो हमने खो दिया वो डायमंड नहीं है, यानी कि अब डायमंड हमारे पास कितने हैं? 13 ही हैं, और 13 में से हमने 2 निकाल लिए, यानी कि 13C2। नीचे आएंगे टोटल केस। भाई भले ही वो कार्ड डायमंड नहीं था, बट एक कार्ड निकला तो है, यानी कि 52 तो है नहीं, 51 ही है टोटल। तो 51 में से 2 निकाले हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 156/2550, ठीक है। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड। लॉस्ट कार्ड हमारा डायमंड है, तो हमारे पास ये आ चुका था। तो फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज डायमंड, ठीक है। मिसिंग कार्ड क्या है? डायमंड है। व्हेन it is given that cards drawn, 2 cards drawn are found diamonds, two cards drawn from the remaining cards are found diamonds, ठीक है। हमें जो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है इवन गिवन ए, ठीक है।
यानी कि जब ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, यानी कि जो 2 कार्ड्स हमने निकाले, गिवन दैट जो 2 कार्ड्स उसके बाद हमने निकाले थे वो डायमंड थे, तब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज़ ऑल्सो डायमंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए गिवन इवन, नीचे ऐसे ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू ए गिवन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू ए गिवन ए टू की प्रोबेबिलिटी। बस अब हमें वैल्यूज़ रखने हैं। इवन की प्रोबेबिलिटी थी 13/52, ए गिवन एवन की है 130, 2/2550, तो यहाँ पर भी यही आएगी नीचे 13/52 इंटू 132/2550 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू है 39/52 मल्टीप्लाइड विद ए गिवन ए टू की प्रोबेबिलिटी 156/2550। ठीक है, जब हम इस सारे को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, तो हम कर ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले की, तो क्या मिलेगा भाई, 17 16 अपॉन, देखो ये चीज़ इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी अगर हम प्लस करके लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में सेम चीज़ होगी, तो ये चीज़ हो जाएगी कैंसल आउट। ठीक है, हमारे पास बस ये बचेगा, इस सॉल्व करके ये बचेगा, फिर इसको कैंसल आउट करके हमारे पास फाइनली बचेगा 11/50, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या किया, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के जो भी हमने क्वेश्चन फॉर यू थे उनके सॉल्यूशंस देख लिए। अब हम एक और पार्ट डालेंगे जिसके अंदर 6 to 9 में जो क्वेश्चन फॉर यू थे उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होपफुली मैंने आपको सही समझा दिए सारे क्वेश्चंस, और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट लगता है या फिर यू थिंक समवेयर आई एम रॉन्ग, देन प्लीज़ let me know in the comment section. Thanks for watching.